नमस्कार। आज के वेबिनार में सोयाबीन वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज चौधरी एफएमसी परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एफएमसी में क्रॉप कमर्शियल मैनेजर सोया और दलहनी की फसलों के देखरेख करता हूं और साथ साथ मैं राजस्थान का एज ए डीजीएम सेल्स का कार्यभार देखता हूं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम चंद्रशेखर शर्मा है। लगभग मुझे 20 साल का अनुभव है कृषि क्षेत्र का। राजस्थान में मैं एफएमसी कंपनी में एज ए जोनल मार्केटिंग मैनेजर के पद पर कार्यरत हूं। तो ऑनलाइन वेबिनार संगोष्ठी में सभी किसान भाइयों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में कोटा जिले के दिगोद से मदन पाल जी आए हुए हैं हमारे साथ में, इनका हार्दिक स्वागत। मदन जी, जैसा कि अभी कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले मैं एक सुरक्षा संदेश देना चाहता हूं। कोरोना या कोविड-19 भी हम जिसको बोलते हैं, इस महामारी से विश्व जूझ रहा है, निरंतर संघर्ष कर रहा है। तो इसके लिए कुछ सुरक्षा निर्देश मैं देना चाहूँगा किसान भाइयों को। घर से बाहर जब भी आप लोग निकलें तो मास्क लगा के निकलें। भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें। हाथों को बार बार पानी और साबुन से धोएं या फिर सैनिटाइज करें। छींकते या खांसते समय आप रूमाल का, अपने गमछे का या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। आप अगर आप अस्वस्थ महसूस करें तो डॉक्टर की सलाह लें। और किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि आपको कोई आवश्यक वस्तु या उत्पाद अग्रिम में लेके रखें तो उस समय आपको ना जाना पड़े मार्केट में जब भीड़ भाड़ रहती है। नमस्कार मदन जी, जिस कंपनी में हम कार्यरत हैं या जिस कंपनी के आप उत्पाद इस्तेमाल करते हैं उस कंपनी के बारे में कुछ आपको दो बातें जो आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो वो मैं इतनी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। एफएमसी ये 136 साल की युवा वैश्विक कंपनी है। पूरी दुनिया में इसका कारोबार है और दुनिया की ये सबसे बेहतरीन 5 कंपनियों में से एक है एग्रोकेमिकल्स में। और अगर हमारे हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे बड़ी 2 जो कंपनियां हैं, दूसरे नंबर की एफएमसी कंपनी है अपनी। 7,000 से ज़्यादा कर्मचारी इस कंपनी में कार्यरत हैं। 23 से ज़्यादा इसके अनुसंधान केंद्र है और 26 से ज़्यादा इसके उत्पादन केंद्र हैं। 2500 करोड़ के आसपास इसका जो है वो 1 साल का रिसर्च पे खर्च करती है ये। तो ये इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना इसलिए ज़रूरी है कि जिस कंपनी से आप जुड़े हैं, जो उत्पाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कैसी है वो कंपनी। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे सोयाबीन की फसल के बारे में, सोयाबीन के बारे में अगर बात की जाए तो सोयाबीन एक जो है प्रोटीन रिच फसल है ये, और ये इसको तेल वाली फसल भी गिना जाता है क्योंकि काफ़ी हद तक ये इसका व्यवसाय जो है वो तेल में इस्तेमाल किया जाता है इसका। और दुनिया में इसकी पैदावार की अगर बात की जाए तो दुनिया के अंदर अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इस तीनों देशों के बाद में चौथा नंबर हमारे देश का है। समस्या यह है कि उत्पादन जो है वो हमारे देश का उन देशों के मुकाबले में 1/3 है, जबकि वहाँ हमसे 3 गुना ज़्यादा पैदावार होती है। एक अफसोस की बात भी है लेकिन एक राहत की बात भी है। अफसोस तो इसलिए है कि हम उसके 1/3 हिस्से में उत्पादन ही ले पाते हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि अभी हमारे पास इतना स्कोप है कि हम 3 गुना तक पैदा कम से कम और कर सकते हैं, तो अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। अगर इसकी मैं बात करूं तो उसके लिए ज़रूरी है हम लोगों को कि हमें इस सोयाबीन की फसलों के नवीनतम तकनीकी जानकारियां हम रखें, उनका इस्तेमाल करें और उत्पादकता बढ़ा पाएँ हम अपनी। भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो सोपा 2018-2019 की एक रिपोर्ट के हिसाब से हिंदुस्तान में जो सोयाबीन का जो क्षेत्रफल है 107 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की खेती की जाती है और यहाँ की जो एवरेज औसत पैदावार है वो 685 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार है, जो कि अभी चौधरी साहब ने बताया। अमेरिका, ब्राज़ील और अर्जेंटीना की बात करें तो काफ़ी कम उत्पादकता है हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में। उत्पादकता को कैसे बढ़ाएं उस पर हमें काम करना चाहिए। हेमंत नागर जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस ऑनलाइन वेबिनार संगोष्ठी में। आप तो काफ़ी समय से सोयाबीन लगाते हैं, प्रगतिशील कृषक हैं यहाँ के। तो सोयाबीन में मुख्य रूप से क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? सबसे पहले समस्या तो बारिश की है, जो कभी कम होती है और कभी ज़्यादा होती है, सबसे बड़ी समस्या। फिर बारिश हो जाती है तो खरपतवार की समस्या, फिर खरपतवार की समस्या से निजात मिलती है तो फिर कीट पतंगों की समस्या, फिर कीट पतंगों की समस्या से निजात मिलती है तो फिर वो इल्ली आ जाती है, सेम इलोपर और कैटरपिलर और तंबाकू इल्ली, बहुत सी हरी इल्ली, बहुत प्रकार की इल्लियाँ आ जाती है। ये इल्लियाँ हमारे लास्ट स्टेज पे आते आते हमारे सोयाबीन की फसल को नष्ट कर देती है, जिससे हमारी यील्ड में बहुत बड़ी इफेक्ट पड़ता है। अगर एफएमसी कंपनी के पास ऐसे उत्पाद आते हों तो उसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दें। बहुत अच्छा सवाल किया आपने नागर साहब। एक्चुअली में एफएमसी कंपनी के पास में शुरू से लेके बुआई से लेके कटाई तक का समाधान है सोयाबीन के किसानों के लिए। शुरुआत की अगर हम लोग बात करें जिसमें आप लोग बुआई करते हैं तो खरपतवार नाशी एफएमसी ने इस साल लॉन्च किया है अथॉरिटी नेस्ट के नाम से।
जो जिसमें आप बुआई करते हैं, बुआई के 48 घंटे के अंदर तो खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है, उसका छिड़काव किया जाता है खेत में। अगले जैसे आज आपने बुआई फिनिश की है तो आप अगले 2 दिन तक उसको खरपतवारनाशी को अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो 500 ग्राम अथॉरिटी नेक्स्ट 1 एकड़ में इस्तेमाल किसान भाई करते हैं। 1 एकड़ में अमूमन 2.5 बीघा यहाँ पे होते हैं एक्च में। और चौड़ी पत्ती और सगरी पत्ती दोनों तरह के खरपतवारों पे बहुत अच्छा इसका नियंत्रण है, लंबे समय तक नियंत्रण है। आधा किलो 500 ग्राम अथॉरिटी नेक्स्ट 1 एकड़ के लिए चौड़ी पत्ती सगरी पत्ती 40-45 दिन तक लंबा नियंत्रण है। और यहाँ पे अमूमन देखा गया है बोकना, बोकनी, बन तुलसी, फुलकिया, ये सामान खरपतवार नाशी दवाइयों से ये खरपतवार नहीं जाते हैं। लेकिन अथॉरिटी नेक्स्ट का इन खरपतवार वालों पे बहुत लंबे समय तक अच्छा नियंत्रण है। कई बार किसान भाई बुआई के समय पे खरपतवारनाशी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे 95% किसान भाई जो खरपतवारनाशी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं वो पोस्ट इमरजेंस, वो कचरा निकल जाता है उसके बाद अमूमन किसान भाई यहाँ पे दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए एफएमसी कंपनी ने पिछले साल गैलेक्सी एक उत्पाद दिया है किसान भाइयों को। ये चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार हैं, यहाँ पे बोकना है, बोकनी है, फुलकिया है और आधा शीशा है, छोटी दूधी है, बड़ी दूधी है, विभिन्न तरह के खरपतवार पे नियंत्रण है इसका। इसको जो देने का समय है, जब खरपतवार 2 से लेकर 4 पत्ती की अवस्था पर रहता है, जो समय जो रहता है 15 दिन से लेकर 18 दिन का समय रहता है, उस बीच में इस दवाई को इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो भी सकरी पत्ती वाला खरपतवारनाशी है उसके साथ में मिला के आप इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। तो आपका चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती कंप्लीट समाधान आपका हो जाता है। उसके अलावा जैसा कि आपने बताया नागर जी कि बहुत सारी लटें आती हैं आपके यहाँ पे, सेमी लूपर आती है, लट आती है, इसके लिए बहुत सर्वोत्तम समाधान है एफएमसी कंपनी के पास में। कोराजन दवाई है, उसके लिए हम अभी विस्तार से चौधरी साहब के साथ में चर्चा करेंगे। उसके अलावा कभी कभी अमूमन देखा गया है कि सोयाबीन की जो फसलों में ज़्यादा बारिशें होती हैं, पत्तों पे धब्बे आ जाते हैं, झुलसा बीमारी, अगेती झुलसा, फली बनती है, उस पर काले काले निशान आ जाते हैं। उसके नियंत्रण के लिए भी एफएमसी कंपनी के पास में एक गजेको प्रोडक्ट कंपनी ने इस साल किसान भाइयों को दिया है। तो एफएमसी कंपनी ने किसान भाइयों को लिए खरपतवार कीटनाशक और फफूंदनाशक तो संपूर्ण समाधान किसान भाइयों के लिए दिया हुआ है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी उन्नत पैदावार को ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकतर सोयाबीन में जो तंबाकू की इल्ली और हरी इल्ली और जो सेमी लोपर और अन्य प्रकार की इल्ली आती है, उसके लिए एफएमसी कंपनी के पास यदि कोई समाधान है तो वो बताइए। अभी जो उपलब्ध जितने भी दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध है उनमें सबसे सर्वोत्तम जो उपाय है वो एफएमसी का कोराजन ही है। लेकिन ये है कि उसको इस्तेमाल करते समय आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। एक तो इसकी मात्रा, वो 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी है आपने। और दूसरा इसका समय, जब फूलों की अवस्था में आपको इसका इस्तेमाल करना है, जबकि नुकसान आपका फसल में ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उस वक्त में आपको इन कीटों का, इल्लियों का नियंत्रण करना जरूरी है। तो इन 2 चीज़ों का ध्यान रखें आप, इसकी 60 ml मात्रा प्रति एकड़ और दूसरा इसकी अवस्था यानी समय, तो फूलों वाली अवस्था में इसको। हाँ, मैंने कोराजन का नाम सुना है, लंबे समय तक काम करता है, लेकिन कैसे काम करता है? हाँ बिल्कुल। सो हेमंत जी, एक्चुअली क्या है कि लंबे समय तक काम इसलिए कर पाता है वो, एक तो ये बिल्कुल नया कीटनाशक है बाकी कीटनाशकों के मुकाबले में। इसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। पहले जितने आमतौर पर ज़्यादातर आप कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे थे वो ज़्यादातर तंत्रिका तंत्र पे काम करते हैं। ये जो है ये उसके मांसपेशियों पे काम करता है। तो उसको, कीड़े को जैसे आप इसका इस्तेमाल करते हैं उसको पैरालाइसिस यानी लकवा मार जाता है, उसकी मांसपेशी पे काम करेगा। लकवा मारने से वो चल नहीं पाता, वो खाना पीना बंद कर देता है और 72 घंटे के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाती है भूख की वजह से, वो ना खा पाने की वजह से। लेकिन नुकसान हमारा जैसे ही वो दवाई के संपर्क में आएगा तो नुकसान हमारा तुरंत बंद हो जाता है। और ये अंतर प्रवाही है और ट्रांसलैमिनर, यानी कि वो पत्तियों के आर पार जाने की भी इसके अंदर क्षमता होती है। तो इसीलिए वो, क्योंकि अगर नीचे भी, पत्ते के नीचे भी अगर इल्लियाँ या अंडे होते हैं तो उन पे असर कर पाता है। और अंडों पे नियंत्रण ये कहते हैं, लेकिन ये ओविलार्विसाइडल एक्शन, यानी अंडा और इल्ली, अंडे में से जैसी इल्ली निकलती है वो उस अंडे को खाती है, उस खोल को जिसमें से वो निकलेगी। तो जैसे ही वो खोल को खाएगी तो वो दवाई पड़ी होने की वजह से वो दवाई के संपर्क में आएगा और इल्ली वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से ये लंबे समय तक नियंत्रण इसका मिल पाता है। शर्मा जी, जो ये सोयाबीन में हरी इल्ली आती है, किस प्रकार हमें हमारा नुकसान करती है सोयाबीन में?
बहुत अच्छा सवाल किया है हेमंत जी। स्पेशली अगर हम इस एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आर्थिक नुकसान होता है यहाँ पे इस क्षेत्र में, जो किसान भाई बोलते भी हैं, हम लोग संगोष्ठी करते हैं गांव में जाके, हरी इल्ली से किसान भाई ज़्यादा परेशान हैं इस एरिया में। तो मैं थोड़ा सा हेमंत जी बताना चाहूँगा। जो सबसे पहले आपको खेत में ये तितली दिखेगी आपको, ये लगभग जब सोयाबीन की फसल 1 महीने के आसपास में होती है उस समय ये तितली दिखना चालू हो जाती है एक्चुअली। उसके बाद में ये तितली जाके अंडे देती है, पत्तों के निचली सतह पे अंडे देती है। अंडे से ये लट निकलती है, छोटी छोटी इल्ली निकलती है। शुरुआती अवस्था में बहुत छोटी होती है, धीरे धीरे बड़ी हो जाती है ना। और बड़े होके सबसे ज़्यादा जो नुकसान करती है हमारे यहाँ पे, आर्थिक क्षति जो करती है, ये लट करती है, जिसको हम लोग हरी लट भी बोलते हैं, या हेलियोथिस भी बोलते हैं, या हेलिकोवर्मा आर्मी गोरा बोलते हैं। और ये जब 7 इंच तार तक नुकसान करती है, उसके बाद ये प्यूपा में चली जाती है, अपने चारों तरफ ये कड़ा आवरण बना लेती है, और उसमें प्यूपर स्टेज में जाने के बाद में ये वापस फिर वयस्क बन के उड़ती है इसमें। तो ये इसकी जीवन चक्र है हरी इल्ली का। और जो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है वो हरी इल्ली करती है। जैसा कि आपको चौधरी साहब ने बताया कि कोरोजन दवाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो अंडों को और लटको, अंडे और हरी इल्ली, ये 2 पीढ़ियों को खत्म कर देता है, इसलिए उसका जैसा बताया आपको असर ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। ठीक है, तो ये इसका जीवन चक्र है नुकसान करने का। ठीक है शर्मा जी। हेमंत जी, जो आपने सवाल किया कि कोराजन हाई पावर की दवाई है, इसका पर्यावरण पर क्या असर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है। कोराजन जो दवाई है वो इल्ली या लट के साथ साथ में अंडे को भी मारती है, इसलिए इसका जो नियंत्रण है बाकी दवाइयों से लंबे समय तक है, क्योंकि एक बार में ये 2 पीढ़ियों को मार रही है ये दवाई। इसका जो दवाइयाँ संसार में जितनी भी आती हैं, कीटनाशक दवाई हो या चारानाशक हो या फफूंदनाशक हो, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन दवाइयों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे जो अधिकतम, इसको एक्सट्रीमली टॉक्सिक बोलते हैं, वो लाल रंग की दवाई होती है। उसके बाद हाईली टॉक्सिक हो गया, वो पीला रंग जिसमें लेवल रहता है। तीसरा हो गया ब्लू लेवल, जिसको नीला लेवल बोलते हैं हम लोग, वो उससे थोड़ा सा कम रहता है। और सबसे सुरक्षित दवाइयाँ जिसको बोलते हैं वो हरा लेवल हो गया। तो कोराजन जो दवाई है, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये हरे लेवल की दवाई है। इसके अंदर जो ट्रायंगुलर बना हुआ है ये हरा लेवल है। ये हमारे पर्यावरण के लिए सुरक्षित दवाई है, और निश्चित तौर पर तुलनात्मक अन्य कीटनाशकों का, जैसा मैंने आपको बताया, जो लाल निशान है, जिनमें पीला है या नीला है, उनसे इसका जो असर है वो कम है। तो इसको सुरक्षित दवाई माना गया है। सुरक्षित कीटनाशकों में कोराजन का नाम आता है। कोराजन का अपन खेत में छिड़काव करने के पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? बहुत अच्छा सवाल किया हेमंत जी। एक्चुअली कोराजन की एक तो सही मात्रा, इसकी 60 ml 1 एकड़ की मात्रा है, तो हमको 1 एकड़ में ही 60 ml देना है, ना हमको अंडर डोज करना है, ना हमें ओवर डोज करना है। दूसरा, सही समय, कोई भी दवाई हम लोग दे रहे हैं तो हमें उसका सही समय पर देना बहुत ज़रूरी है। कोराजन का जो सही समय है, फूलों की अवस्था सबसे सही समय है कोराजन को इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए जब खेत में 50% या 50% से ज़्यादा फूल आ जाते हैं, उस समय इसका आप इस्तेमाल करें। तीसरा, सही पद्धति भी ज़रूरी है दवाई का देने के लिए। तो 200 लीटर पानी में इसको इस्तेमाल करना 1 एकड़ में, और पूरे खेत में एक जैसा स्प्रे होना चाहिए। अपने कहीं पे भी कोई हिस्सा खेत का छूटना नहीं चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कोराजन का इस्तेमाल करते समय। कोराजन का इस्तेमाल करने से हमें क्या लाभ मिलेगा? आप बात करें कोराजन के इस्तेमाल से, आपको कीटों पे तो पूर्णतया और प्रभावी नियंत्रण मिलेगा ही, वो तो है ही, मतलब वो क्योंकि नई दवाई है, काम करने का तरीका नया है, तो प्रभावी और लंबे समय तक नियंत्रण मिलेगा ही। इसके अलावा जो है, एक दवाई का एक और फायदा ये है कि बारिश का मौसम आमतौर पे रहता है इन दिनों में, तो अगर 2 घंटे बाद बारिश भी आ जाती है तो भी ये दवाई अपना कोराजन अपना काम करेगी। और इसके इस्तेमाल से इसके जो दाने जो होते हैं वो मतलब एक सार दाने होते हैं, और फसल में जो है वो फूल जो होते हैं, क्योंकि फूल की अवस्था में आप इस्तेमाल करोगे, फूलों पे नुकसान नहीं होगा, तो फूल ज़्यादा लगेंगे, है ना। तो उसमें उन सब चीज़ों में वृद्धि होगी, इन सब चीज़ों के। तो पौधे की जो विगर है, पौधे की जो ग्रोथ है, वो मतलब उसमें एक अलग दिखता है, क्योंकि उसके अंदर आपका जो है वो तनाव उत्पन्न नहीं हो पाता। तो वो जो किस्म है जो आपने लगाई हुई है फसल, वो अपना पूरी उसके साथ पोटेंशियल के साथ वो दिखाती है अपना, ताकि वो ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन कर पाती है, क्योंकि उस पर तनाव कम हो जाता है, कीटों का तनाव, नहीं तो कीटों की वजह से नुकसान रहता है उसमें। और इसके अलावा ये है कि जितने आपके मित्र कीट हैं फसल में पाए जाने वाले,
उन मित्र कीटों की वजह से, क्योंकि मित्र कीट किस लिए कहा जाता है, वो नुकसान पहुंचाने वाले कीटों पर और सब पे नुकसान करते हैं, उनको खाते हैं, उनको रोकते हैं, तो उन मित्र कीटों के लिए भी सुरक्षित है। तो केचुआ वगैरह और ये सब जो होते हैं ये भी हमारे मित्र कीट हैं, तो ये भी सुरक्षित रहेंगे हमारे लिए। और एक ये है कि लंबे समय तक नियंत्रण होता है, तो बार बार हमें स्प्रे करने की जरूरत नहीं होती, मन की शांति है, एक बार स्प्रे अच्छे से करने की जरूरत है, बाकी लंबा नियंत्रण की वजह से आपको बार बार स्प्रे के लिए नहीं जाना पड़ता, और बीच बीच में होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकता है आपसे। सो ये बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि ये आपको बताया, अभी शर्मा जी ने बताया हरे रंग का निशान है, तो हरे रंग, तो उन सब तुलनात्मक रूप से अगर बात करें उन सब कीटनाशकों की, तो उनसे तुलनात्मक रूप से उनसे सुरक्षित भी है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारी कीट नियंत्रण के लिए नहीं, बाकी सब चीजों के लिए भी वो हमारे लिए मददगार रहेगी कोराजन। तो इसलिए मतलब इसका एक ही तौर पे नहीं, इसको बहुत तौर से आपको ये मदद करती है आपके लिए। मेरा नाम मदन पाल जहांगीर, गांव भूतपुरिया, तहसील दिगोद, जिला कोटा, राजस्थान। कोराजन की जो दवाई है इसे मैं 4 वर्ष से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं 50 बीघा की सोयाबीन करता हूँ। बड़े मेरे को रिजल्ट मिलते हैं इसके। मैं विजय कुमार गौतम, निवासी सुल्तानपुर, जिला कोटा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। पिछले 10 सालों से मैं खेती और इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। खरीफ में जनरली सोयाबीन और रबी के लिए चना व अन्य फसलें करता हूँ। इन फसलों को सबसे ज़्यादा जो कीट का नुकसान होता है उसको बचाने के लिए मैं एफएमसी की कोराजन का इस्तेमाल करता भी हूँ, और आप लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ कि आप भी इसके उपयोग में लें और इसके परिणाम को देखें। इसका प्रयोग आप सबसे अच्छा है कि खेत में जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट हो उस समय अगर आप करेंगे तो शायद हो सकता है आपको दोबारा दूसरी दवा का इस्तेमाल न करना पड़े। कीटनाशकों के रखरखाव और इस्तेमाल संबंधी हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहला तो यह है, केवल पंजीकृत कीटनाशकों का हमें उपयोग करना चाहिए। जो रिकमेंडेशन है उसी के हिसाब से हमें कीटनाशकों को अपनी फसल में इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके लेवल को हमेशा पढ़ना चाहिए पूरा, उसके बाद इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, जब भी कीटनाशक हम लोग लेके आते हैं बाज़ार से, तो कीटनाशकों के साथ में कोई भी दूसरी खाद्य पदार्थ वाली वस्तु है उससे हमें नहीं रखना चाहिए। इसमें कीटनाशकों को सेपरेट रखना चाहिए। तीसरा, कीटनाशकों का उपयोग उसके मूल कंटेनर के साथ में हमें घर में ऐसी सुरक्षित जगह पर रख देना चाहिए जहाँ पे बच्चे न पहुँच पाएँ, और जहाँ पे हम उसको आराम से ताला लगा के उस अलमारी में उसको रख सकते हैं। उसके अलावा चौथा, स्प्रे उपकरणों का ध्यान रखें और सही नोजल का इस्तेमाल करें। हमें स्प्रे करने के पहले नोजल को एक बार चेक कर लेना चाहिए कि नोजल सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके जो उपकरण हैं हमारे स्प्रे पंप के, ऐसा तो नहीं है कोई वाइसर हमारा लीक है, अगर लीक है तो पहले हमें उसको ध्यान में रख के उसका रिपेयर करवाएं, उसके बाद ही हम स्प्रे करें। 5वां, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण ज़रूर पहनना चाहिए हम लोगों को। जब भी किसान भाई स्प्रे करने के लिए जाते हैं खेत में तो उनको मास्क लगा होना चाहिए, दस्ताने पहनना चाहिए, जूते पहने हों, एप्रॉन पहना हो, जिससे हवा के साथ साथ में जो दवाई है हमारे ऊपर, हमारे चेहरे के ऊपर ना आए। 6वां है, खाली कंटेनर को इस खेत में नहीं फेंक देना चाहिए या घर में खाने की वस्तुओं के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खाली कंटेनर जो हुआ है कीटनाशक का, उसको कम से कम 3 बार आप लोग धोएं, उसके बाद ज़मीन में उसको गाड़ दें इसमें। और 7वां जो है कि स्प्रे करने के बाद में आपने स्प्रे कर लिया खेत में, घर वापस जाते हैं तो 2 बार साबुन से लगा के नहा लें आप लोग, जिससे कीटनाशक का अगर थोड़ा बहुत आपके शरीर के संपर्क में आया हुआ भी है वो धुल जाएगा, आपके ऊपर उसका उतना विषाक्त प्रभाव नहीं हो पाएगा। जब भी आप लोग छिड़काव करते हैं दवाई का तो आप लोग ध्यान रखें कि ग्लव्स हाथ में पहने हुए रहना चाहिए, एप्रॉन पहना हुआ रहना चाहिए, मास्क लगा हुआ रहना चाहिए, जिससे अगर आप स्प्रे करते हैं और हवा का विपरीत प्रभाव की वजह से दवाई अगर आपके ऊपर आती है तो आपका बचाव हो पाए। तो सभी किसान भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग ने अपना ये कीमती समय दिया हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में। धन्यवाद।